हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी फिजिक्स प्लेटफॉर्म। तो आप लोग जानते हो कि महाराष्ट्र सेट ने आंसर की रिलीज करी गई है। आई होप आप सभी ने आंसर की चेक करी होगी और कुछ क्वेश्चंस में आपको लगा होगा कि अरे ये क्वेश्चन का आंसर तो ये होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आंसर की में ये दे रखा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे काफी टाइम से कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जिनको हम चैलेंज कर सकते हैं, ताकि जब आप चैलेंज करोगे उस पर्टिकुलर आंसर को, आंसर की को चैलेंज करोगे और अगर आपका आंसर सही है तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसको आप चैलेंज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रोसेस है, क्वेश्चन चैलेंज करने का क्या प्रोसेस है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले कुछ क्वेश्चंस है पाडेकर सर के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो कौन सा फंक्शन जो है यहाँ पे एनालिटिक होगा ये आपको पूछा है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन बी जो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट दे हैव गिवन ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शन सी उन्होंने दिया है, सो वी हैव टू थिंक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इनकरेक्ट क्यों है उसके बारे में देखते हैं। तो इफ यू सी द ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में आपको जो फंक्शन दिया है, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एफ ऑफ जेड, ये कितना दिया है आपको, दिस इज नथिंग बट जेड इंटू जेड बार। ये जो है आपको गिवन दिया है, व्हाट दे हैव गिवन, दिस इज अ जेड इंटू जेड बार। ओके, दैट इज जेड बार इज नथिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सो जेड जो है, ये जेड क्या होता है आपका, दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, एंड व्हाट इज योर जेड बार, तो जेड बार इज इक्वल होता है आपका एक्स माइनस आई वाई। तो अगर ये फंक्शन एनालिटिक है, सो जो भी फंक्शन एनालिटिक होगा इट मस्ट बी सेटिस्फाई कॉची-रीमान कंडीशन। तो कॉची-रीमान कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सो व्हाट आर द कॉची-रीमान कंडीशन, डेल एक्स डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल वी बाय डेल वाई, ये होगा। एंड दूसरा आपका होता है दिस इज डेल यू बाय डेल वाई विच इज इक्वल होता है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। तो ये जो आपके पास होना चाहिए। अगर मैं इसको बात करूं तो यहाँ पे u का वैल्यू कितना है आपके पास, x है, एंड v का वैल्यू कितना है यहाँ पे, वो y। तो अगर मैं इस लेट्स से इफ वी टेक द z, तो z का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स कितना आएगा, सो डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू होगा 1। ओके, डेल वी बाय डेल वाई अगर करूं तो कितना होगा, ये भी 1 होगा। दैट मीन्स ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यस। दूसरा कंडीशन देखो, डेल यू बाय डेल वाई कितना होगा, अब u में y नहीं है तो 0 होगा, एंड डेल वी बाय डेल एक्स कितना होगा, ये भी 0 होगा। सो 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, समझ रहे। दैट मीन्स दिस z जो है, z आपका एनालिटिक फंक्शन है। बट अगर इसके बारे में बात करें तो u यहाँ पे क्या है आपके पास, x है, v कितना है आपका पास, माइनस y है ना। सो इफ यू फाइंड इट आउट डेल यू बाय डेल एक्स, तो डेल यू बाय डेल एक्स आपके पास कितना होगा, 1 होगा, एंड डेल वी बाय डेल वाई जो है, डेल वी बाय डेल वाई आपके पास कितना होगा, -1। दैट मीन्स डेल यू बाय डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल यू बाय डेल वाई। तो इसका मतलब कि जेड स्टार अगर आपके पास है तो कॉची-रीमान कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, एंड कॉची-रीमान कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा। सो जिस फंक्शन में आपके पास जो फंक्शन है जिसमें आपका जेड स्टार होगा या जेड बार होगा, वो आपका कभी एनालिटिक हो नहीं सकता। इसका मतलब कि ये जेड प्लस जेड स्टार है तो ये एनालिटिक नहीं होगा, यहाँ पे जेड बार है तो ये भी एनालिटिक नहीं होगा, यहाँ पे जेड बार है तो ये भी एनालिटिक नहीं होगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर है। सो दिस ये जो ये आपका आंसर सही जो है सही है। सो श्योरिटी के साथ ये आंसर आपका सही है। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे जो आंसर की में दिया है वो सी है, बट यहाँ से कैलकुलेशन से हमें यहाँ पे ये जो ऑप्शन सी जो है, ये ऑप्शन सी नहीं आ रहा, तो इसका ऑप्शन बी जो है डेफिनेटली ऑप्शन बी ही इसका होना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 कि एक क्वेश्चन विजिबल है ना, या क्वेश्चन नंबर 2 जो ये ग्रीन्स फंक्शन जो ग्रीन्स फंक्शन आपको दिया था, एंड इसका जो विद बाउंड, तो ग्रीन्स फंक्शन आपको पूछा है। तो ग्रीन्स फंक्शन आपको पूछा है तो यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रीन्स फंक्शन। तो ग्रीन्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको देखो कि यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन ए जो है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट दिया हुआ था, बट ये ऑप्शन ए जो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। क्यों? बिकॉज देखो मैं ये बाकी के डिस्कस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रीन्स फंक्शन जो है, तो ग्रीन्स फंक्शन का
प्रॉपर्टी होता है कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए। दैट मीन्स अगर लेट्स से मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको लेट्स से आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज एक्स नॉट, तो ये एक्स नॉट जो एक्स नॉट को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम दिस टू दिस एंड दिस टू दिस, ठीक है। अब ये जो एक्स नॉट को अप्रोच कर रहे हैं तो अगर तो ये जो ग्रीन्स फंक्शन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो रीजन आपको गिवन दिए। सो ये आपका एक पहला रीजन है, आपका दूसरा रीजन, सो दिस इज अ सेकंड रीजन, है ना। दैट मीन्स एक ये वाला जो रीजन है ये वाला रीजन कौन सा है, एक्स इज लेस देन एक्स नॉट वाला ये रीजन है, एंड ये रीजन कौन सा है, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स नॉट। तो ये जो ये आपके पास है, सो अब देखो कि यहाँ पे जो ग्रीन्स फंक्शन होगा, आई एम जस्ट टेकिंग दिस ग्रीन्स फंक्शन इज g1 एंड यहाँ पे जो ग्रीन्स फंक्शन आपका है g2 है, तो इनका लिमिट जो है लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, है ना। लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए मतलब अगर मैं यहाँ पे लूँ कि लिमिट दिस x टेंस टू x नॉट g1, तो ये जो किसके बराबर आना चाहिए, लिमिट x टेंस टू x नॉट g2, इसके बराबर जो इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो इफ यू थिंक अबाउट दिस, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में अगर देखें तो यहाँ पे आप देखो कि ये क्या है, देखो ये तो गलत ही है, कैसे गलत है ये देखते हैं हम। यहाँ पे आपका x इज लेस देन और इक्वल टू एक्स नॉट है, मतलब यहाँ पे आपके पास जो ये क्या आपका g1 है ना, बिकॉज x जो एक्स नॉट से छोटा है, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे x जो है ये x बड़ा है एक्स नॉट से, ये होगा आपका g2। तो इनका लिमिट जो लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो मैं अगर ऑप्शन बी की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास होगा, डायरेक्टली करते हैं ना, क्योंकि डायरेक्टली मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, लिमिट x टेंस टू x नॉट अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया तो चलो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू x नॉट है ना g1 विच इज इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू x नॉट, एंड g1 जो g1 क्या आपका ये है दैट इज 1/2l इंटू एक्स नॉट प्लस यल, एंड यहाँ पे होगा x प्लस यल, ठीक है। तो ये जो ये लिमिट है, सो दिस इज लिमिट, ये आपका यल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ये जो आपके पास होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विच इज इक्वल टू x टेंस टू x नॉट है, तो इसमें x नॉट की वैल्यू डालो तो 1/2l होगा, ये होगा x नॉट प्लस यल, एंड x के बदले x नॉट डाल दो तो होगा x नॉट प्लस यल, है ना। दैट मीन्स ये लिमिट होगा 1/2l इंटू एक्स नॉट प्लस यल इसका स्क्वायर। एंड यहाँ पे अगर दूसरे इसमें अगर आपने डाल दिया तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ले रहा हूँ कि लिमिट अगर आप डाल दो x टेंस टू x नॉट, एंड यहाँ पे अगर आपके पास g2 है तो यहाँ पे x के बदले x नॉट डाल दो तो ये कितना होगा 1/2l, ये होगा x नॉट माइनस यल, एंड x के बदले क्या डालना है आपको x नॉट, दैट इज x नॉट माइनस यल। तो यहाँ पे इसका लिमिट जो होगा 1/2l, ये होगा आपका x नॉट माइनस यल, एंड ये होगा आपका x नॉट माइनस यल, दैट मीन्स इसका क्या होगा सिंपली स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या दोनों लिमिट सेम आ रहे हैं आपके, तो पहला लिमिट जो है पहला लिमिट आपका आ रहा है ये, और दूसरा लिमिट आपका आ रहा है ये, तो क्या ये लिमिट्स इक्वल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये लिमिट आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा, एंड ग्रीन्स फंक्शन में ये लिमिट सेटिस्फाई होना ही चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका है ही नहीं। ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। अगर आप ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी की बात करो तो दोनों का लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट होता है मतलब इक्वल आता है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपने x नॉट डाल दिया, x का x नॉट डाल दिया, तो दोनों का आपका सेम आएगा, ये g1 होगा ये g2 होगा। तो ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए दोनों में ये जो कंडीशन है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। बट ग्रीन्स फंक्शन की और एक कंडीशन होता है कि उनका जो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ये अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक्चुअली अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है अल्फा ऑफ एक्स, बट यहाँ पे अल्फा ऑफ एक्स कितना है, 1 है, तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, ठीक है, सो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो ऑप्शन ए की मैं अगर बात करूं तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है, ये अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी होगी ऑप्शन ए में, ठीक है। सो दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपकी 1 होना चाहिए, बट अगर आप ऑप्शन ए को देखो तो ऑप्शन ए में अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको -1 मिलेगी, एंड ऑप्शन डी में आपको अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी +1 मिलेगी। इसलिए ये आंसर आपका सही है। ये आंसर जो आपको गिवन दिया था आंसर दैट इज ऑप्शन ए, दिस इज इनकरेक्ट आंसर बिकॉज अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसकी -1 आती है। तो इसके अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी -1 जो है -1 कैसे आती है, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो तो ये क्या है, x इज लेस देन x नॉट, तो x इज लेस देन x नॉट मतलब ये वाला रीजन की बात हो रही है। तो दैट मीन्स g1 जो यहाँ पे g1 कितना होगा 1/2l इंटू यल माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस यल, ये होगा। एंड यहाँ पे देखो कि x जो ये ग्रेटर देन एक्स नॉट है, दैट मीन्स यहाँ पे g2 जो है ये होगा 1/2l इंटू एक्स नॉट प्लस यल एंड यल माइनस एक्स। तो ये जो है आपके पास होगा, तो दिस इज अ g1 एंड दिस इज अ g2। तो इनका अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है, ये अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना होना चाहिए आपका +1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करूं तो डेल जी बाय
डेल एक्स, तो ये जो ये आपके पास होना चाहिए, दिस लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट, दिस इज अ डेल जी बाई डेल एक्स माइनस लिमिट, ये आपका एक्स नॉट प्लस एंड दिस एक्स टेंस टू एक्स नॉट माइनस एंड दिस डेल जी बाई डेल एक्स। तो ये जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस कितना होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे g1 जो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करो, ठीक है, सो इफ यू डिफरेंशिएट तो x टू एक्स नॉट प्लस, तो ये g2 होगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो ये कितना आएगा, सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 2l है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ पे आपका होगा x नॉट प्लस यल एंड यहाँ पे यल आपका 0 होगा तो ये -1 होगा, तो माइनस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देन माइनस होगा लिमिट x टेंस टू एक्स नॉट माइनस डेल g1 बाई डेल एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, ठीक है, तो यू टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा आपका 1/2l है ना, यहाँ पे ये होगा 1/2l, यहाँ पे ये आपका रहेगा l माइनस एक्स नॉट आपका एज इट इज रहेगा एंड x का डेरिवेटिव होगा 1 एंड l का डेरिवेटिव होगा 0। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर कितना आ रहा है, देखो इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कितना आ रहा है, ये नीचे वाला दिख रहा है ना, हाँ, तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस तो ये होगा माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2l माइनस ये यल कैंसिल हो गया, होगा -1/2, देन यहाँ पे होगा माइनस ये यल कैंसिल होगा -1/2 एंड ये माइनस माइनस प्लस होगा प्लस एक्स नॉट बाई 2l। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आप, सो देखो ये माइनस एक्स नॉट बाई 2l एंड ये कैंसिल हो रहा है, -1/2 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, बट अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है, ये अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी +1 होना चाहिए। तो इसका अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है डेल जी बाई डेल एक्स, ये आपका कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ये +1 आना चाहिए, इसलिए ये आंसर जो आंसर आपका सही नहीं रहेगा। सो ऑप्शन डी जो है, ये ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आप इसका अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप कैलकुलेट करो, सो यू विल गेट द डेल्टा जी बाई डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू 1, तो ये आपको मिलेगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो उन्होंने आंसर के में ऑप्शन ए दिया था, सो डी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हमने देखा, सो ये क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन था। क्या था इसमें, ये सर्कुलर प्लेट जो है रोटेट हो रही थी विथ एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा था। तो यहाँ पे जो ये आपको दिया था कि दिस इज अ रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड दिस इज लेट्स से z एक्सिस, सो y एंड दिस इज x। तो ये जो है आपको गिवन जो है गिवन दिया था, तो यहाँ पे आपको कोरोलिस फोर्स जो है, कोरोलिस फोर्स की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जो ये आपको यहाँ पे पूछा था। तो कोरोलिस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, F इज इक्वल टू -2m इंटू ओमेगा बार क्रॉस वी बार, ये होता है कि नहीं, ठीक है। सो विच इज इक्वल होगा -2m। अब यहाँ पे देखो कि ये एंगुलर वेलोसिटी ये है ना, दैट मीन्स इट्स रोटेटिंग लाइक दिस, दैट मीन्स एंगुलर ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ, दैट इज z कैप। सो दिस इज ओमेगा इंटू z कैप, ओके, क्रॉस। अब ये वेलोसिटी जो ये क्या दे है, देखो कि ये जो पर्सन जो है ये यहाँ पे जा रहा है ना, इस डायरेक्शन मतलब ये कौन सी डायरेक्शन जा रहा है, -y कैप डायरेक्शन में जो है, -y कैप डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स आई एम राइटिंग हियर -y कैप। तो विच इज इक्वल होगा 2m ओमेगा, दिस इज v, 2m ओमेगा v, ये माइनस प्लस होगा, दिस इज z कैप क्रॉस y कैप, तो विच इज इक्वल होगा 2m ओमेगा v इंटू -i कैप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि पर्सन ऑफ मैन m मास m वाज रेडियली इनवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड v ऑन द प्लेट, द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द कोरोलिस फोर्स। तो कोरोलिस फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा वो डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा, तो देखो यहाँ पे ये जो पर्सन ऐसे आगे जा रहा है ना, लेट्स से मैं यहाँ से जो ये y जो है, आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि ये y है, ये z है एंड ये आपके पास x है ना। सो दिस इज x, देखो ये x है, ये z है एंड मैं y हूँ। अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो ये आपका +x है, तो ये आपका +x है एंड -x कहाँ पे होगा, यहाँ पे ना। सो दिस इज अ +i, दिस इज अ -i एंड अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो -i में फोर्स लग रहा है, मतलब मेरा फोर्स मेरे पे जो कोरोलिस फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो ये आपका +x है, तो ये आपका -x है, -x मतलब मेरा कौन सा हैंड है, ये राइट हैंड। तो मेरे पे जो फोर्स लगेगा, इस पर्सन पे जो फोर्स लगेगा वो -i कैप है, इसका मतलब वो इस साइड में रहना चाहिए। तो कौन से हैंड में रहना चाहिए, इस हैंड में, दैट इज द राइट हैंड साइड में फोर्स लगना चाहिए। सो दिस ऑप्शन जो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। उन्होंने ऑप्शन में आंसर की में उन्होंने डी ऑप्शन दिया था, सो डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन डी जो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन बी चाहिए, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ये टूवर्ड्स हिज लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, बट देखो यहाँ पे -i कैप है, +i कैप आता तो हम बोल सकते कि ये लेफ्ट में जाएगा, बट यहाँ पे आपको इसमें दिया है, सो ये जो ये लेफ्ट में, ये जो है ये राइट में जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो दिया हुआ था, तो इस क्वेश्चन में
आंसर की में क्वेश्चन, उसका आंसर की में आंसर जो दिया है वो हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता नहीं है। जैसे कि आप वन डायमेंशनल बॉक्स दिया है तो दिस इज अ 0 to L, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो इसका एनर्जी जो एनर्जी कितना होगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ml स्क्वायर, एंड इसको बोला है उन्होंने E1। अब इसको एडियाबेटिकली जो है एडियाबेटिकली इसको इंक्रीज किया गया। तो यहाँ पे फिर से एक सवाल आता है कि ये एडियाबेटिकली मतलब है क्या। तो एडियाबेटिकली का जो मतलब है, एडियाबेटिकल का मतलब ये है कि पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में तो ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा, बिकॉज दे हैव गिवन इज अ स्लोली, तो ये ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा। तो अब यहाँ पे इसका जो लेंथ जो है, ये लेंथ आपको 0 to 2L दिया है, तो इसका एनर्जी जो है, ये एनर्जी कितना होगा ग्राउंड स्टेट पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 ma स्क्वायर। बट अब यहाँ पे लेंथ जो है, ये लेंथ 2L दिया है, सो दिस इज 2L का स्क्वायर। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू E2 बोलता मैं, E2 इज इक्वल होगा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, है ना। सो आई कैन राइट लाइक दिस। तो E2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 इंटू पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर। इसका मतलब E2 का वैल्यू जो होगा वो होगा 1/4 इंटू E1, क्योंकि ये E1 आपको गिवन दिया एंड दे हैव आस्क्ड यू चेंज इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। सो दिस इज द, ये जो है उन्होंने चेंज इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है ये आपको यहाँ पे पूछा है। सो दिस इज E1 माइनस 1/4 इंटू E1, तो विच इज इक्वल होगा 3/4 इंटू E1। तो चेंज इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो ये आपका ये होना चाहिए, दैट इज 3/4। यहाँ पे उन्होंने 3/8 दिया है, बट 3/4 होना चाहिए। अब मे भी हो सकता है कि दे हैव मेंशन, और उन्होंने ऐसे भी लिया होगा, है ना, कि ये आपका एनर्जी है, ये आपका ये है। सो डेल्टा E जो है ये आपका होगा दिस पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर, है ना। एंड यहाँ पे क्या है, दिस 1/2 रहेगा, सो 1/2 माइनस यहाँ पे 1/8 रहेगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिवाइड करो, तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा E जो है ये कितना मिलेगा 3/8 इंटू पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू देम, जो आंसर की में आंसर दिया तो उन्होंने यहाँ पे इसको E1 बोला है, एंड दैट्स वाई आपका डेल्टा ये जो ये 3/8 इंटू E1 आ रहा है। बट E1 का वैल्यू तो ये है ही नहीं, E1 का वैल्यू ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 0 to L है ना। E1 की वैल्यू ये पॉसिबल आपका है ही नहीं, है ना, समझ रहे ना। ये E1 का वैल्यू तभी पॉसिबल होगा जब आपका लेंथ L/2 होगा, बट दे हैव मेंशन द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ ऑफ द बॉक्स इज L। तो यहाँ पे इनको ये E1 कंसिडर किया है, बट ये E1 हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 8 की जगह पे यहाँ पे आपका 4, ये 4 होना चाहिए था, बट ऑप्शन में है नहीं। तो ये ऑप्शन जो, ये ऑप्शन इसमें से कौन सा भी ऑप्शन यहाँ पे, एक भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। तो इसमें नन ऑफ दिस, दैट मीन्स एक भी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है कि द सिस्टम विल हैव इक्वली ऑक्यूपाइड है, एंड दो सिस्टम आपको दिया है, दिस इज अ 0 एंड एप्सिलॉन। तो ये जो आपको दिया है एंड इक्वली ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब क्या है कि P1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका P2 होगा, है ना। सो दिस इज दे हैव गिवन कि P1 इज इक्वल टू जो है P1 इज इक्वल टू P2 होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे होगा P1 इज एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन, है ना, बीटा एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू होगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन 2। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस 1 अपॉन एप्सिलॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन बीटा एप्सिलॉन 2, है ना। सो आई कैन राइट लाइक दिस। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन 1, है ना। तो ये जो एनर्जी, इसको मुझे बोलता है एप्सिलॉन 1, इसको बोलता मैं एप्सिलॉन 2, इज इक्वल टू कितना होगा 1। बट एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 0 है, तो एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन 2 विच इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। सो एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय KT विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप बात करें सो इन द ऑप्शंस, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये है कि ऑप्शन में दो आपको दिया है कि T इंफिनिटी होना चाहिए एंड हाई होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो हाई एंड इंफिनिटी का क्या मतलब है, तो यहाँ से मोर एक्यूरेट क्वेश्चन, मोर एक्यूरेट आंसर हमें लेना है। तो ये जो है मुझे बताओ कि इसका आंसर एक्सपोनेंशियल 0 कितना होता है आपका, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होता है। तो ये कब 0 होगा, जब T इंफिनिटी होगा ना, बिकॉज एक्सपोनेंशियल, है ना। तो यहाँ पे सॉरी दिस इज अ माइनस नहीं प्लस। तो यहाँ पे जो है आपका T जो है ये एक्सपोनेंशियल 0 के लिए T क्या होना चाहिए, इंफिनिटी होना चाहिए। 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो ये आपका 1 होगा। दैट मीन्स ये T इज इक्वल इंफिनिटी ही होना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी सवाल है कि इनफाइनाइट टेम्परेचर हो नहीं सकता। अगर इनफाइनाइट टेम्परेचर हो नहीं सकता तो हम बोलेंगे कि T इज वेरी हाई, बट T को अगर हम बहुत ज्यादा ले तो ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आएगा ही नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा नहीं। तो ये प्रोबेबिलिटी जो P1 इज इक्वल टू P2 दिया है तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, बिकॉज समझ रहे हैं ना,
यहाँ पे जो है ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो दो ऑप्शंस आपको जो गिवन दिया है इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि उन्होंने आंसर में टी हाई दिया है। टी हाई दिया है इसका मतलब कि यहाँ पे आप टी की वैल्यू अगर ज्यादा लो तो ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1 नहीं होगा, हम उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बोलेंगे। वी कैन से अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, बट हमें यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी P1 इज इक्वल टू P2 होने के लिए ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होना चाहिए। एंड एग्जैक्टली इक्वल 1 तभी होगा जब आपका टी इंफिनिटी होगा। टी अगर लार्ज दिया है तो ये P1 इज इक्वल टू P2 ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। अगर ये P1 अगर है तो P2 थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है जब आप T इज इक्वल टू वेरी हाई लोगे तब, एंड T इज इक्वल इंफिनिटी लोगे तब जाके ये कंडीशन डेफिनेटली और एग्जैक्टली मैच हो रही है। तो इसका आंसर जो है, आंसर मतलब दोनों भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ पे T इंफिनिटी एंड T इज वेरी लार्ज, तो दोनों ऑप्शन जो, दोनों ऑप्शन में अगर हमें चूज करना है तो वी हैव टू चूज T इज इंफिनिटी, बिकॉज इंफिनिटी T लिया तभी जाके ये 1 आएगा, तभी जाके P1 इज इक्वल टू P2 होगा। सो इसका मोर एक्यूरेट आंसर जो है, आंसर आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। आंसर की में डी दिया है, सो आंसर बी जो है बी इसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर देखें, सो टेम्परेचर ऑफ टी ऑफ ब्लैक बॉडी इज डबल देन टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इनसाइड इंक्रीज बाय फैक्टर। तो इसमें जो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर डबल किया है, तो आपको यहाँ पे उन्होंने एनर्जी के बारे में पूछा नहीं, दे हैव नॉट आस्क अबाउट द एनर्जी, दे हैव आस्क अबाउट द फोटॉन्स। तो यहाँ पे इसका जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब होगा, ठीक है। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब, दैट मीन्स अगर आप इसका डबल किया है तो इसका क्यूब होगा। सो इसका आंसर आपका 8 होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर जो, इसका आंसर 8 होना चाहिए। सो दिस इज अ डेफिनेटली करेक्ट आंसर, यही होना चाहिए। इन्होंने ये आंसर दिया ऑप्शन डी, जे डी आंसर इज इनकरेक्ट आंसर, बिकॉज दे हैव आस्क्ड यू दी टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। आपको फोटॉन्स के बारे में बात किया, यहाँ पे एनर्जी के बारे में बात नहीं किया। सो स्टीफन्स लॉ से एनर्जी डायरेक्ट टी टू द पावर 4, तो डबल किया तो 2 टू द पावर 4 16 होगा, बट यहाँ पे आपको एनर्जी के बारे में नहीं पूछा, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में आपको यहाँ पे पूछा है। इसलिए इसका आंसर जो, इसका आंसर आपका सी जो, ये सी करेक्ट रहेगा, ये आंसर आपका रहेगा नहीं, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन जो, एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है वो था, जो मैंने यहाँ पे लाया नहीं बट मेरे पास है, जस्ट एक मिनट। सो एक क्वेश्चन जो ऐसे दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 51, कि the system of 3 distinguishable particle has total energy of 4 epsilon and the energy जो energy levels आपको दिए थे, so these are the they are given। क्वेश्चन नंबर 51 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ पे देखिए कि ये 0 था, एप्सिलॉन था, 2 एप्सिलॉन था, 4 एप्सिलॉन था। तो उन्होंने बोला है कि टोटल, तो टोटल आपके पास जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स कितने, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 है, एंड इनकी टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी कितना होना चाहिए, 4 एप्सिलॉन होना चाहिए। तो ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि जिनका ये एनर्जी जो, एनर्जी 4 एप्सिलॉन आएगा। तो मैं यहाँ पे अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो लेट्स से हम क्या करते हैं कि ये एक पार्टिकल यहाँ पे रखते हैं एंड 2 यहाँ पे रखते हैं, तो हो गए 3, क्योंकि हमें 3 रखना ही है। तो देखो इसका एनर्जी कितना होगा, सो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस, इसका एनर्जी होगा 0 प्लस इसका ये कितने 2 पार्टिकल है एंड 2 2 4, तो 4 एप्सिलॉन, तो इसका एनर्जी कितना आ रहा है आपका, 4 एप्सिलॉन आ रहा है, यस। तो ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, देखें कि एक पार्टिकल जो है, सो हम दूसरा जो है, मैं यहाँ पे क्या करता, 2 इधर रखता, 1 इधर रखता, तो इनका एनर्जी कितना होगा, सो दिस इज ई 2 एप्सिलॉन प्लस इसका 2 एप्सिलॉन, कितना आ रहा है, 4 एप्सिलॉन आ रहा है। मतलब ये भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। और क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, देखो, तो मैं ओके एक मिनट, 0 एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन, यहाँ पे 3 एप्सिलॉन है, ठीक है, जैसे 3 एप्सिलॉन। तो और कैसे कर सकते हैं, देखिए हमें टोटल 4 चाहिए ना, तो यहाँ पे एक रखता, यहाँ पे एक रखता, यहाँ पे एक रखता, 3 पार्टिकल हमने प्लेस किया। तो यहाँ पे देखिए इसका एनर्जी कितना होगा, 0 प्लस इसका कितना होगा, एप्सिलॉन, प्लस इसका कितना होगा, 3 एप्सिलॉन, कितना आ रहा है टोटल, 4 एप्सिलॉन। तो ये तीसरा वे हो गया, ठीक है। और कोई इसके और कोई वे है कि जिसमें 3 पार्टिकल रख सकते हैं, बट एनर्जी आपका 4 एप्सिलॉन आना चाहिए। प्लीज थिंक अबाउट इट। मुझे नहीं लगता कि कोई और यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है कि 3 पार्टिकल रखने आपको एंड एनर्जी 4 एप्सिलॉन होना चाहिए। इज देयर एनी और कोई यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या? मुझे तो कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे एक रखा, यहाँ पे एक रखा और यहाँ पे 2 रखे,
है ना, तो ये कितना 4 और 1 5, 5 एप्सिलॉन होगा, तो ये टोटल एनर्जी होगा नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी और पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन सबके 3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3। आप लोग फिर से प्लीज चेक करिए कि अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज 4 एप्सिलॉन एनर्जी होना चाहिए। तो कोई पॉसिबल, तो ये इसका आंसर आपका 3 होना चाहिए। उन्होंने आंसर की में डी दिया है, आपको उन्होंने आंसर की में 4 दिया है, बट 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे तो हो ही नहीं रहे, है ना। 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो ही नहीं रहे। पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है 3 पार्टिकल का एनर्जी 4 एप्सिलॉन आने का पॉसिबल कॉम्बिनेशन सिर्फ 3 ही है। उन्होंने यहाँ पे 4 दिया है, बट चौथा पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन में 3 उन्होंने 3 आंसर इसका करेक्ट रहेगा। 3 आंसर करेक्ट रहेगा, मतलब इसका ऑप्शन डी, जो ऑप्शन डी सही होना चाहिए। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन डी जो ये डी सही होना चाहिए। उन्होंने ऑप्शन ए दिया है, सो ए ऑप्शन आपका नहीं होगा, बिकॉज 3 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ज्यादा चौथा पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ ही नहीं रहा, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द, ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी के क्वेश्चंस मैम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मैं कुछ क्वेश्चंस है जो एटॉमिक और एसएसपी की है, जो चैलेंज कर सकते हो, उसके बारे में बात करूंगी। तो एटॉमिक का ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो, यस, ये एक्चुअली सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं डिटेल में। अगर आप हमारी वीडियो देखोगे कि एमएच से 2023 पेपर डिस्कशन, पूरा पेपर डिस्कशन किया गया है, आप नीचे वीडियो में स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिख जाएगा, तो वहां से भी आप सॉल्यूशंस चेक कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन था, इसमें CO2 के क्या निकालने थे? फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। हम जानते हैं CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, अग्री, और CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ये लीनियर कैटेगरी में आता है। तो लीनियर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या फिर वाइब्रेशन मोड हम कैसे निकालते हैं? 3n-5, मतलब कितने मॉलिक्यूल है? 3 -5, तो 4 एक्चुअली इसके वाइब्रेशन मोड होने चाहिए थे, बट इन्होंने आंसर दे रखा है ऑप्शन सी 3, 1 इज रमन एक्टिव एंड 2 आर इंफ्रारेड एक्टिव। एक्चुअली कुछ रिसर्च पेपर में 3 भी आंसर दिया है, ऐसा नहीं है, बट ज्यादा से ज्यादा मैंने भी सर्च किया पर्सनली, तो ये आंसर दिखा रहा है कि 4 होते हैं। और आप अगर आप राजकुमार किताब में भी देखोगे तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो फंडामेंटल मोड्स ऐसे कैलकुलेट किए जाते हैं 3n-k, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा, 3n-k, 3n-k, k क्या होता है आपका? रेस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे कितने होता है? 3n-5, किसके लिए? लीनियर के लिए। नॉन लीनियर होगा तो उसके लिए होता है 3n-6, बट CO2 अपना क्या है? लीनियर, तो उसके लिए क्या आएगा? 4। तो इसको भी आप कर सकते हो। उनको इसको भी जो ये वाला आंसर हमने दिया था आंसर की में, इसको भी जिन लोगों ने टिक किया था उनको सही मार्क्स मिलने चाहिए, इसके मार्क्स मिलने चाहिए, तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हो। इसके बाद ये जो क्वेश्चन था, हाँ, इस क्वेश्चन में तो एक्चुअली आंसर मैच नहीं कर रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फैक्टर, मतलब मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो कौन सा ये? इसका कॉपर है ना, हाँ, 2+। इसका कितना नंबर है? एटॉमिक नंबर आता है 27। अगर आप इसको फील करो तो देखो, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 7। ये पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। जिनको और डिटेल में सोल्यूशन चाहिए तो वीडियो जो हमारी है कंप्लीट सोल्यूशन। तो अगर 7 को अगर आप फील करते हो, किसमें? ये 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आते हैं? F में। सो लास्ट के जो 7 इलेक्ट्रॉन है दैट इज 3dF, इसमें आते हैं लास्ट के। तो 3dF मतलब D की कैपेसिटी कितनी होती है? 10। अगर मैं इसको फील करूं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ML, यहाँ पे मैं लिखती हूँ MS। तो ये कितना होगा? 0 -1 -2 +1 +2, और ये आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पूरे फुल फिल्ड है तो कैंसिल हो जाएगा। तो इनका जो आपको L की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलने वाली है? 2 + 1 दैट इज 3। तो L की वैल्यू 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? विच? F शेल को रिप्रेजेंट करता है। और S की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? इफ यू समेशन ऑफ MS करोगे तो ये आ जाएगा हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, दैट इज 3/2। तो अब मुझे बताओ, ये मोर देन हाफ फील्ड है कि लेस देन हाफ फील्ड है? मोर देन हाफ फील्ड है। मोर देन हाफ फील्ड है तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लिसिटी ऊपर लिखी जाती है, मल्टीप्लिसिटी दैट इज 2s + 1
इधर लिखा जाता है एल और इधर लिखी जाती है जे की वैल्यू। जे की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हो आप? मोर देन हाफ फिल्ड है तो हाईएस्ट वैल्यू, लेस देन हाफ फिल्ड है तो लोवेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पुट करूँ, एस की वैल्यू कितनी मिली है 3/2, अगर आप करो तो ये कितना आ जाएगा 4। एल की वैल्यू कितनी है एफ, और जे की वैल्यू क्या आ जाएगी एल प्लस एस, एल प्लस एस। तो एल प्लस एस करोगे तो कितना आएगा 9/2, है ना 9/2। तो इसका सही आंसर ये होना चाहिए था, जे की वैल्यू 9/2 आती है, ठीक है, क्योंकि इट इज मोर देन हाफ फील्ड। मोर देन हाफ फील्ड में हम क्या करते हैं, वी टेक हायर जे वैल्यू, दिस इज द रूल। बट ऑप्शंस में अगर आप देखो, पहली बात तो ये ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। 4F के 2 ऑप्शन हैं, ये भी एक है, ये भी एक है। मैंने इसका डिस्कशन करते वक्त भी बताया था कि दोनों में से किसी एक को होना चाहिए, उन्होंने आंसर की में बी दिया है, जबकि फिर इसका आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये 73 वाला क्वेश्चन अगर आप देखो, कोहेरेंट लेंथ ऑफ लेजर लाइट। देखो कोहेरेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है, ये वाला 73 क्वेश्चन देखो, कोहेरेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है, कोहेरेंट लेंथ ऑफ लेजर लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा लैम्डा, या फिर इसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है कोहेरेंट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा। व्हाट इज डेल्टा लैम्डा हियर? व्हाट इज दिस डेल्टा लैम्डा? लैम्डा स्क्वायर बाय डेल्टा लैम्डा, एंड दिस डेल्टा लैम्डा इज नथिंग बट विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। डेल्टा लैम्डा क्या है आपका? विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, और एक्चुअली उन्होंने आंसर की में ए दिया है इसका आंसर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों भी सही ऑप्शन है, ये भी और ये भी। तो कुछ लोगों ने अगर इसको टिक किया होगा तो उनको भी मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों भी सही है, उन्होंने 2 ऑप्शन सही दिए हैं, और ये MCQ है। तो आंसर के में उन्होंने ये दिया है, बट ये भी सही है। अगर आप लोगों ने ये लिखा है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो, बी भी सही है। हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस है, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स के हैं, SSP का ये क्वेश्चन है, ये लियान सर ने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उनकी वीडियो आप देख सकते हो। इसका आंसर है ऑप्शन ए। आपको इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ पे मिलेगा? आप पूरा वीडियो सोल्यूशन का जो वीडियो है नीचे 3 घंटे वाला, उसको देखिए, लियान सर ने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 87, इसका आंसर है ऑप्शन ए, बट उन्होंने दिया है ऑप्शन सी, तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हो। उन्होंने सी दिया है तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन आपको कहाँ पे मिलेगा? मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल देती हूँ, ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो में आप देख सकते हो। हाँ, ये क्वेश्चन जो था ना, व्हाट शुड बी द एनर्जी रिक्वायर्ड इफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड एज अ प्रोब, इसमें एक्चुअली डेटा इनसफिशिएंट है, कंप्लीट डेटा नहीं दिया गया है, द डेटा इज इनसफिशिएंट। बट फिर भी अप्रोक्सीमेट करके लियोन सर ने इसका पूरा कैलकुलेशंस करके बताया है कि इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम लोग। तो अप्रोक्सीमेशन करने के बाद भी एक्चुअल आंसर नहीं मैच होता है, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर हमने दिया था 0.4, क्योंकि वो थोड़ा बहुत क्लोज था। बट आंसर की ने उन्होंने क्या दिया है? ऑप्शन बी, ठीक है, यस। तो इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो क्लोज आंसर हमने 0.4 दिया था। कैलकुलेशन आप देख सकते हो फिर से इस वीडियो का। सो इसका भी क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ पे मिलेगा? अगेन द सेम वीडियो। ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारी तरफ से, आई थिंक कुल मिला के 12 क्वेश्चन है जिसको आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अगर चैलेंज करने के बाद अगर सपोज ये आंसर सही निकला आपका, तो सबको मार्क्स मिलेंगे क्या? तो ऐसा नहीं है, जिनका आंसर करेक्ट है उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज इसको चैलेंज किया, और मैंने खुद इसको सी को आंसर टिक किया था, लेकिन ये आंसर सही है, तो मुझे इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई बोनस मार्क नहीं मिलेगा। तो जिनका आंसर सही है, ठीक है, अगर आपका सच में आंसर सही है तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज अगर आपका आंसर गलत है तो आपका इसको चैलेंज करने के बाद भी कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है, वहां पे आपके बोनस मार्क्स मिलने के चांसेस है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये कि इसमें सबको बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। कौन सा वाला? जैसे कि ये एक क्वेश्चन था, ठीक है, नन ऑफ दीज, या फिर ये वाला एक क्वेश्चन जो था, क्योंकि उनकी तरफ से गलती हुई है क्वेश्चन में। जैसे कि ये एक, आई थिंक इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें आपको बोनस मार्क्स मिलना चाहिए सभी को। बाकी क्वेश्चंस में
जो बाकी के क्वेश्चन है उसमें जिसका सही आंसर है उसी को आपको मार्क्स मिलेगा। मैं अभी क्विकली आपको बताती हूँ कि क्या प्रोसेस है, व्हाट इज द प्रोसेस टू चैलेंज दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को चैलेंज कैसे कर सकते हो, तो आप सबसे पहले तो महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट पे जाइए। आई सर्च एमएच सेट वेबसाइट, ठीक है। एमएच सेट की वेबसाइट पे जाइए आप, ऑफिशियल वेबसाइट पे। आई होप दिस इज विजिबल। तो ये है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप सेट एग्जाम को क्लिक कीजिए। हाँ, ये ऊपर ही आया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग इन टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म। ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कौन सा, ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म, ये लॉग इन टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म। इस पे ऊपर जाने के बाद आप लॉग इन करो, अपना अपना जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड है लॉग इन करो। कुछ इंस्ट्रक्शन उन्होंने दे रखी है जिसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से है, हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के 1000 रुपये फीस है। कितना, एक क्वेश्चन को चैलेंज करने का 1000 रुपीज फी है। अगर आपका आंसर सही है तो आपको रिफंड हो जाएगा, अगर आपका आंसर सही नहीं है तो वो रिफंड नहीं मिलेगा। बाकी आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन को चैलेंज करना है उसका क्वेश्चन नंबर डालना है, पेपर सेट डालना है और उसका सही एक्सप्लेनेशन भी आपको देना है कि क्यों आपको लगता है कि ये आंसर गलत है। तो आपको उसके साथ एक पीडीएफ भी अटैच करनी है एक्सप्लेनेशन की। तो पहले आप साफ सुथरे पेज पे एक्सप्लेनेशन लिखिए कि ये आंसर होना चाहिए था बट आपने ये दिया है, तो आपको वो भी अटैच करना है। तो क्या क्या चीजें आपको लगेगी, आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, 1000 रुपये एक क्वेश्चन का है। और इन केस अगर आपका सही हुआ तो रिफंड मिलेगा, सही नहीं हुआ तो रिफंड नहीं मिलेगी। और आपको जस्टिफाई भी करना है कि आपने जो चैलेंज किया है उसका सही आंसर क्या है, तो उसका पीडीएफ भी आपको अटैच करना है। तो ये प्रोसीजर है, आप एक बार यहाँ पे लॉगिन डाल के इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेरी है या आप कुछ जानना चाहते हो हमारी तरफ से तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।